हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस सेकेंड वीडियो। इस दूसरे वीडियो में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय, क्लास 10th के, उसका दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने देखा तंत्रिका तंत्र के बारे में और तंत्रिका कोशिका के बारे में और इसके कार्यविधि के बारे में। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जीवों में होता है वह जंतुओं में तंत्रिका ऊतक और कुछ हार्मोन के द्वारा होता है। पादपों में भी यह नियंत्रण और समन्वय होता है। तो इस सेकेंड वीडियो में हम लोग पादपों में समन्वय है ना के बारे में है ना, जिसमें हार्मोन की चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पादपों में जो समन्वय होता है उसमें कोई तंत्रिका ऊतक नहीं मिलता है। पादपों में है ना नियंत्रण और समन्वय के लिए कोई तंत्रिका तंत्र आपको देखने को नहीं मिलता है और न ही इनमें पेशियाँ होती है। ठीक है, तो फिर करते कैसे हैं? इनमें नियंत्रण और समन्वय क्या होता ही नहीं है? तो नहीं होता है। ठीक है, अब इनमें जो मूवमेंट, जो गतियाँ होती है, जो नियंत्रण के लिए या कुछ उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने के लिए ना, ये जो गतियाँ हैं, इन गतियों को दो भागों में बांटते हैं हम लोग। एक वृद्धि पर आश्रित और दूसरा जो वृद्धि पर आश्रित नहीं होती है ना। ऐसी गति जिसमें वृद्धि के कारण हो रही हो, कोई विकास हो रहा हो, किसी कारण से वह आगे की ओर वृद्धि दिखा रहा हो, तो वह वृद्धि पर आश्रित हो गया। और एक हुआ कि इससे वृद्धि से कोई इसका लेना देना नहीं है, तो हो गया कि वृद्धि से मुक्त। ठीक है, अब वृद्धि से मुक्त में आप यह डायग्राम देख रहे हैं। छुई मुई का पौधा है, टचमी प्लांट है। टचमी प्लांट को जैसे ही आप टच करते हो तो क्या होता है, इनकी पत्तियां सिकुड़ने लगती है। तो ये पत्तियां जो सिकुड़ती है, इसे किसी तरह की वृद्धि को प्रदर्शित नहीं करती है। यह एक अनुक्रिया है छूने के प्रति। तो इस प्रकार की गति जो है वो वृद्धि से मुक्त मानी जाती है, वृद्धि से संबंधित नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो अब जो एक गतियाँ प्रदर्शित की जाती है पादपों द्वारा, उसका संचरण किस रूप में होता है? तो इसका संचरण कहता है कि ये विद्युत रसायन साधन के रूप में इसका संचरण पत्तियों में भी या पौधों के किसी और भाग में भी होता है। ठीक है, अब ये जो गति होती है ना, तो गति ये कैसे करते हैं? तो ये गति कहता है कि गति जो है वो जल की मात्रा में परिवर्तन करके, इनके जो जल की मात्रा होती है कोशिकाओं में, उसमें परिवर्तन करते हैं, जिससे उनकी आकृति बदलती है। और इसके परिणाम स्वरूप यह जो गति प्रदर्शित करते हैं, फूलने या सिकुड़ने से इनमें गति प्रदर्शित होती है, गति हमको परिलक्षित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब एक और गति देखिए यहाँ पे, ये गति प्रतान, जिसको टेंड्रिल बोलते हैं, उसकी गति दिखाई जा रही है। ये जो है प्रतान टेंड्रिल। तो ये मटर के पौधे या और भी कई बहुत सारे जो पौधे हैं जिनकी तने बहुत कमज़ोर होते हैं, वो ऊपरीगामी के लिए, ऊपर आगे बढ़ने के लिए ये प्रतान टेंड्रिल की सहायता लेते हैं। टेंड्रिल की सहायता से जो गति इसमें प्रदर्शित होती है वह किस प्रकार की गति है? ये वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, ये आपको गति जो दिखेगा ये वृद्धि से संबंधित है, जबकि छुई मुई के पौधे में जो गति थी वह वृद्धि से संबंधित नहीं थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होता है कि ये जो प्रतान है ये कैसे मुड़ते हैं? किसी किसी भी जो आधार है उस आधार से संपर्क में जो ही आते हैं, कोई भी अगर मान लीजिए कि स्टॉक है ना, यहाँ बनाते हैं आपको दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, इस स्टॉक के संपर्क में कोई तना मान लीजिए कि आया है ना, कोई तना यहाँ आ रहा है, तो ज्यों ही तना आया इस संपर्क में, तो ये जो कोशिका है जो इसके संपर्क में है ना, उसके विपरीत साइड जो मान लीजिए कि ये आपका, ये मान लीजिए कि कोई कोई आप मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा इसको, प्रतान मान लीजिए इसको। तो अब इस वस्तु के संपर्क में जो ही आएगा, इस वस्तु के संपर्क में जो ही आएगा, ये वस्तु आपका रेड कलर का दिखा रहा है, ये मान लीजिए कोई
आपके आधार है जिससे वो चिप सटा। तो ज्यों ही सटता है इससे इनकी कोशिकाएं जो अपोजिट साइड में है, जो इस साइड में जो कोशिकाएं हैं वो तेजी से विभाजित करती है और इस विभाजन के फलस्वरूप यह तना जो है इस पर मुड़ जाता है। ठीक है, ये जो तना है ये आपको इस पर मुड़ता हुआ प्रतीत होने लगेगा और इस तरह से ये कंटिन्यूसली मुड़ मुड़ करके यह प्रतान का रूप ले लेता है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। फिर से मैं एक बार बोल दूं कि जैसे ही प्रतान किसी वस्तु के संपर्क में आता है, ठीक है, तो वह वहाँ की जो कोशिकाएं जो संपर्क उसके संपर्क में है वह उस वहाँ से दूर हो जाती है ना, विपरीत साइड में, और वहाँ तेजी से कोशिका को वृद्धि के लिए उत्प्रेरित करती है। इस टेक्स्ट को भी देखते रहें। और इसके फलस्वरूप ये जो है तना यह उस वस्तु की चारों तरफ मुड़ने लगती है और इस तरह से उसको चारों तरफ ओर से जकड़ लेती है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। चलिए अब एक और गति के बारे में बात करते हैं हम लोग। एक दूसरी गति जो आप देख रहे हैं यहाँ पे यह वृद्धि से संबंधित भी गति है। इसमें क्या आप देख रहे हैं कि जब पौधे का अग्र भाग यानी कि ऊपर वाला भाग जो है तना जब सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ता है ना, तो यह एक तरह की गति को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार किसी पौधे का जो जड़ है वो सूर्य के प्रकाश से विपरीत दिशा की ओर मूव करता है ना, जो कि एक और उसी प्रकार की गति है लेकिन विपरीत दिशा में है। तो एक ऐसी गति जो प्रकाश के तरफ अनुक्रिया करती है, जो प्रकाश की किरण की तरफ आगे बढ़ती है ना, वैसे गति को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अब ये प्रकाशानुवर्तन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये प्रकाशानुवर्तन जो गति है यह तना जो है वह पॉजिटिव धनात्मक दिखाता है यानी कि उसके तरफ प्रकाश की तरफ, और जड़ जो है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाता है यानी कि वो प्रकाश की किरण के विपरीत जाएगा। ठीक है, तो यह एक दिशिक गति है ना जो पादप प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रकाशानुवर्तन। इसी तरह से एक और गति देखिए यहाँ पे। यहाँ क्या आप देख रहे हैं, यहाँ जो तना आप देख रहे हैं ये तना हमेशा ऊपर की ओर गति करेगा, जबकि जड़ जो है ये जो जड़ जो है देख रहे हैं वो हमेशा नीचे की ओर गति करेगा। तना क्या है ऊपर की ओर और जड़ हमेशा नीचे की ओर यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर, गुरुत्वाकर्षण की तरफ, जबकि तना जो है वो गुरुत्वाकर्षण से दूर। तो ये भी एक तरह की विधि से संबंधित गति है और इस गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस तरह गति को हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वानुवर्तन, जिसमें तना जो है वह निगेटिव ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन दिखाता है जबकि जड़ जो है वह धनात्मक दिखाता है। क्लियर। अब इसके अलावा कुछ और आप गेस कर सकते हैं इस तरह की कोई गति? तो जी हाँ, और भी इस तरह की गतियाँ हैं जैसे रसायनानुवर्तन, ठीक है, और जलानुवर्तन। तो रसायनानुवर्तन में क्या होता है कि रसायन किसी खास रसायन की तरफ पादप के कुछ अंग जो है वह गति प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये परागनली, ठीक है, परागनली का बीजांड तक जो मूवमेंट होता है वह एक परागकण से परागनली का विकास होता है जो है, ये परागनली बीजांड तक पहुंचता है और ये बीजांड तक जो जाता है यह किसी खास रसायन के द्वारा निर्देशित की जाती है। ठीक है, तो ऐसे गति रसायनानुवर्तन कहलाते हैं। जब किसी तरह से जड़ जो है वह पानी की तरफ मूव करता है, इधर पानी का सोर्स होता है, तो यह हुआ जलानुवर्तन। तो इस तरह की गतियाँ पादप प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सूचनाओं का स्थानांतरण। हम लोग अभी तक देखते आए हैं तंत्रिका तंत्र में कि सूचनाओं का स्थानांतरण जो है वह
हमारे सेंस ऑर्गन से, हमारे ज्ञानेंद्रियों से तंत्रिका सीएनएस तक, है ना, और सीएनएस से फिर जो पेशी है या ग्रंथि है वहाँ तक ये होता है। और ये होता है किस रूप में? तो वैद्युत आवेग के रूप में। देखिए, अब विद्युत आवेग के रूप में जो गतियाँ होती है, जो सूचनाओं का हस्तांतरण होता है वो बहुत तीव्र होता है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन इसका कुछ निगेटिव भी पॉइंट है, कुछ कमियां भी है। ठीक है, वो क्या कमी है? तो देखिए, इसकी दो सीमाएं हैं, दो कमियां यानी दो सीमाएं हैं। किसकी? विद्युत आवेग के द्वारा जो संचरण होता है। ठीक है, वो क्या क्या है? पहला क्या है कि ये जो इस तरह गतियां है वह उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचती है जहां तक ये जुड़ी होगी, और जिस कोशिका से यह तंत्रिका कोशिका नहीं जुड़ी होगी वहाँ तक ये सूचना नहीं पहुँचा पाएगी। तो सबसे बड़ा कमी ये है कि जंतु शरीर में हर एक कोशिका तक तंत्रिका कोशिका नहीं पहुँची है, तो ऐसे स्थानों तक इसका संचरण वहाँ तक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन ये हुआ। दूसरा लिमिटेशन क्या हुआ कि यह जो विद्युत आवेग है, यह विद्युत आवेग क्या कह रहा है कि कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है और संचय होता है। पुनः नया कोई अगर आवेग को हम जनित करते हैं तो वह संचरित होने के लिए, है ना, कुछ समय लेगा। क्यों? क्योंकि एक चल चुका है, अब वो कंप्लीट होगा तब जाके फिर दूसरा स्टार्ट होगा। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ? तब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर कोई तंत्रिका ऊतक एक आवेग को कैरी कर रहा है, लेके जा रहा है, तो पुनः दूसरा आवेग को कैरी करने के लिए वह उसे कंप्लीट किए बिना दूसरा शुरू नहीं कर सकता। ठीक है, तो दो सीमाएं हुआ। इसका मतलब ये हुआ, इसको दोनों को मिला करके हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं कि कोशिका जो है वो सतत विद्युत आवेग मतलब लगातार विद्युत आवेग न तो जनित और न ही संचरित कर सकता है। तो लगातार कोई विद्युत आवेग को हम जनित नहीं कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते, और न ही उसको संचरित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कमी को दूर करने के लिए हमारे पास एक दूसरा सिस्टम को जरूरत पड़ा, और वो है रासायनिक अनुक्रिया। इस कमी को दूर करने के लिए उद्दीपन के लिए रासायनिक अनुक्रिया होती है जो सूचनाओं का स्थानांतरण मंद गति से करती है। हाँ, इसका तो एक लिमिटेशन ये हुआ कि यह सूचनाओं का स्थानांतरण मंद गति से करेगी, लेकिन जो पिछला दोनों कमी था उसको यह दूर कर देता है रसायन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यह उद्दीपित कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करती है, तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विकसित हो जाती है ना। जब एक रसायन निकला तो ये यहाँ तक जरूरत नहीं है कि इसमें कि कांटेक्ट वहाँ होना चाहिए। क्या है कि रसायन निकला तो रसायन धीरे धीरे विकसित होते हुए हर एक कोशिकाओं तक पहुँच जाएगी। तो इस तरह से पहला जो पॉइंट था कि जहाँ तक तंत्रिका ऊतक नहीं है वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, तो यहाँ पे ये कमी को रसायन दूर कर देता है कि विशरण के द्वारा ये हर एक कोशिकाओं तक पहुँच जाता है। इस तरह से यह तंत्रिका संबंधन के बिना ही शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाता है ना, तथा यह अपरिवर्ती तथा अस्थायी होता है। क्लियर? नेक्स्ट, बहुकोशिकीय जंतुओं और पादपों द्वारा नियंत्रण और समय के लिए रासायनिक यौगिक के रूप में हार्मोन का उपयोग करते हैं। अब रासायनिक जो बात हुई थी कि रासायनिक यौगिक के रूप में हम इसका यूज करते हैं, तो रासायनिक यौगिक में कौन सा रासायनिक यौगिक? तो यही है हार्मोन, जिसका उपयोग यहाँ जंतुओं में होता है। लेकिन पौधों में कुछ केमिकल इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ भी हार्मोन है। तो पादप और जंतु दोनों में ही हम कह सकते हैं कि इस तरह की क्रियाओं के लिए जो रसायन का उपयोग होता है वह हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन जो है वह
5 प्रकार के पादप हार्मोन हमारे हैं जो पादपों में दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ये कौन कौन से हैं? देखिए, पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक अम्ल और पांचवा इथाइलिन। तो थोड़ा थोड़ा एक एक दो फंक्शंस जो है, इसका क्रिया है जो है ना, हम लोग को जानना है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन का। तो चलिए देखते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वह प्रारोह में जो पादप के तने हैं या जड़ है उसके शीर्ष हिस्से में यह पाया जाता है। ऑक्सिन का काम क्या है कि वृद्धि में हमको मदद करता है। पौधे में जो अग्रभाग में जो वृद्धि होती है या जड़ में जो वृद्धि होती है ना, वह ऑक्सिन के मदद से होता है। ऑक्सिन इसमें सहायता करता है। अब ऑक्सिन करता कैसे है, देखिए एक डायग्राम समझ सकते हैं कि आप देखे होंगे कि पौधे जो है उस सूर्य की तरफ मुड़ता है। तो सूर्य की तरफ मुड़ने का कारण क्या है कि अग्रभाग में जो ऑक्सिन है वो यहाँ पे आपको ये ऑक्सिन दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सिन अग्रभाग में दिखाया जा रहा है। अब जब सूर्य का प्रकाश इस तिरछा जब पड़ रहा है तो ऑक्सिन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, इधर इसके अपोजिट इस साइड में ऑक्सिन चलाया। अब ये ऑक्सिन जब जिस साइड में आया वहाँ की कोशिकाएं तीव्र गति से विभाजन करने लगती है, क्योंकि ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। तो क्या हुआ कि यहाँ इस एरिया के जो कोशिकाएं हैं वो तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, है ना, जिससे ये जो तना है वह सूर्य की ओर मुड़ता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम को फिर से देखें ध्यान से और इसके कार्य को समझ लें कि कैसे कार्य करता है और इस टेक्स्ट को पढ़ लें। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन का एक केवल फंक्शन दे रहा है क्या आपका कि यह तने में वृद्धि में सहायता होता है। तना में जो दिखाया जा रहा है ये जो तना आपका है ना, इसमें ये देखिए इलोंगेशन, इसको बोल्टिंग भी बोलते हैं। तो तने में वृद्धि में यह मदद करता है जिब्रेलिन। दूसरा जो हार्मोन है नेक्स्ट वो साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है वह हमको कोशिका विभाजन को प्रेरित करने में मदद करता है। पौधे में जो कोशिका विभाजन है वो साइटोकाइनिन की मदद से होता है ना। ठीक है, इसलिए उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता पाया जाता है। कौन? साइटोकाइनिन। जहाँ कोशिका विभाजन अधिक होगा वहाँ साइटोकाइनिन की मात्रा अधिक होगी। इसका मतलब साइटोकाइनिन उस क्रिया को में मदद कर रहा है। चलिए चौथा हम लोग का देखते हैं। चौथा हमारा हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल जो है एब्सिसान यानी कि यह एजिंग को प्रमोट करता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन है, यानी कि यह उल्टा काम करता है। जो आपने तीनों पढ़ा है वहाँ, जो कि ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, यह वृद्धि को प्रमोट कर रहा है, सहायता कर रहा है। और एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करता है, रोकता है। ठीक है, यह एजिंग का काम करता है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित है ना। पत्ती जो मुरझाते हैं ये एब्सिसिक अम्ल के सांद्रता के बढ़ने की वजह से होता है। और लास्ट हार्मोन इथाइलिन है। तो इथाइलिन में आप देखे होंगे केला या जो भी फल है, यहाँ पे डायग्राम में केला दिखाया जा रहा है, इसमें आप देखे होंगे केला में कुछ केमिकल का उपयोग किया जाता है। वो केमिकल इथाइलिन गैस प्रोड्यूस करता है और इस इथाइलिन गैस की वजह से केला धीरे धीरे पकता है। या आम के बारे में भी जानते होंगे, आम भी धीरे धीरे पकता है, कार्बाइड वगैरह डालते हैं, है ना। तो ये जो है प्रोसेस इथाइलिन के हेल्प से होता है। इथाइलिन फल को पकने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये पादप हार्मोन के बारे में आपको जानने थे। अब कुछ इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन को जल्दी देख लेते हैं। पादप हार्मोन क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं। पादप हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो पादपों में दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। छुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रारोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो छुई का जो पत्तियों की गति है वो दिशाहीन होती है, वृद्धि से संबंधित नहीं होती है, जबकि प्रकाश की गति दिशित होती है और यह वृद्धि से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि में को बढ़ाता है। तो भाई ऑक्सिन दे दीजिए, जिब्रेलिन दे दीजिए, साइटोकाइनिन दे दीजिए। किसी
सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं, वहाँ देख लीजिएगा। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग का अभी कल्पना कीजिए, ये अभी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जंतु हार्मोन। अब इस चैप्टर का अंतिम जो है वो जंतु के हार्मोन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बातें आपको जाननी है। जंतु हार्मोन दिशिक वृद्धि में भागीदारी नहीं होती है। पादप हार्मोन दिशिक वृद्धि में भागीदारी होती है उसकी, है ना, जबकि जंतु हार्मोन की दिशिक वृद्धि में भागीदारी नहीं होती है। अब जो हार्मोन है वो हार्मोन पुनर्भरण क्रिया विधि द्वारा कार्य करते हैं। जंतुओं में जो हार्मोन है ये पुनर्भरण क्रिया विधि द्वारा, है ना, नियंत्रित होते हैं। पुनर्भरण क्रिया विधि क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए एक एग्जाम्पल से। देखिए ये क्या कहता है, जैसे कि कोई व्यक्ति शुगर ले रहा है अधिक मात्रा में, यानी शुगरी पदार्थ, है ना, स्वीट्स और ज़्यादा खा रहा है, तो शुगर की मात्रा ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब कि उसके शरीर में ग्लूकोज बढ़ रहा है। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल जब आवश्यकता से अधिक बढ़ता है तो शरीर क्या करता है, शरीर इंसुलिन का स्राव करता है। ये इंसुलिन का स्राव करता है, और ये इंसुलिन ग्लूकोज, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, जो अधिक मात्रा में जो ग्लूकोज है, उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और उसको शरीर के पेशी ऊतक में या यकृत में जाके जमा कर देता है, जिससे कि हमारा शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल नियंत्रित रहे। अब ये जो इंसुलिन है इसका स्राव कब हो रहा है, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है। ध्यान देंगे, जब शरीर के अंदर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, है ना, या कम सप्लाई होगा शरीर को, तो उस समय क्या होता है कि यहाँ जो कोशिकाएं होती है वह सिग्नल भेज देती है हमारे कंसर्न ऑर्गन को। ठीक है ना, या जो कि कंसर्न ऑर्गन कहाँ क्या है यहाँ पे, तो अग्नाशय की कोशिकाएं हैं। यहाँ पे कंसर्न कौन सा है, तो अग्नाशय की कोशिका। तो अग्नाशय कोशिका सूचना मिलती है क्या कि भाई ग्लूकोज का लेवल जो है अभी नियंत्रित है, अभी नहीं है ज़्यादा, तो आप इंसुलिन का सिक्रेशन मत करो। तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो इसका सिक्रेशन रुक जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, है ना, ये अपने काम को नियंत्रित करते हैं। इसी को बोलते हैं पुनर्भरण क्या क्रियाविधि। आई थिंक इट इज क्लियर। पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा यह नियंत्रित होते हैं। अब जंतु में कौन कौन से हार्मोन हैं, है ना, जो नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो पहला क्या है, वृद्धि हार्मोन है। दूसरा है थायरॉक्सिन। तीसरा है इंसुलिन। चौथा है एड्रेनलिन। पांचवा है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये 5 ही हार्मोन नहीं है, लेकिन 5 मुख्य हार्मोन के बारे में आपको जानना है जो कि नियंत्रण और समन्वय में भाग लेते हैं या समन्वय में के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक करके थोड़ा थोड़ा इसमें भी जानने हैं हम लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लोकेशन यहाँ डायग्राम में आपको बुक में भी दिया हुआ है ना, जो तीनों हार्मोन है वो कहाँ कहाँ साइज होता है। जैसे वृद्धि हार्मोन पहला था, तो आपको यहाँ ब्रेन में जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ साइज होता है। दूसरा थायरॉक्सिन था, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, यहाँ साइज होता है। तीसरा क्या था, तीसरा आप देखिए, तीसरा क्या था, तीसरा था आपका इंसुलिन। तो इंसुलिन अग्नाशय से होता है। अग्नाशय कहाँ है, तो यहाँ पे अग्नाशय है, तो ये अग्नाशय से प्रभावित होता है ना। चौथा क्या था, चौथा देखिए एड्रेनलिन था। तो एड्रेनलिन कहाँ से प्रभावित होता है, तो ये किडनी है, किडनी के ऊपर में, ये किडनी देखिए यहाँ दिखाते हैं, किडनी में, यहाँ पे किडनी के ऊपर में, दोनों किडनी के ऊपर में ये एड्रेनल ग्लैंड है। ठीक है, एड्रेनलिन जिससे प्रभावित होता है। और नेक्स्ट देख रहे हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो यह यहाँ पे मेल में वृषण से, टेस्टिस से, और फीमेल में ओवरी से प्रभावित होता है। तो ये लोकेशंस आप यहाँ से देख के समझ गए होंगे कि ये हार्मोन का जो स्राव है वो कहाँ कहाँ से कौन से ऑर्गन करते हैं। चलिए देखते हैं रोल, इसकी क्या क्या फंक्शन है। जैसे वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जैसे नाम से इंगित है कि यह जो है वृद्धि को नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से प्रसारित हो रहा है, पीयूष ग्रंथि से प्रसारित हो रहा है, और यह शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो यहाँ डायग्राम में देख लीजिए, ये जो है इसकी वृद्धि सीज्ड है,
नहीं हो पाई वृद्धि, जबकि यह वेल ग्रोन एडल्ट है। यह हो सकता है कि इसके वृद्धि हार्मोन का इसमें रोल हो, जिसके वजह से जो व्यक्ति है वो उसकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, जिसको हम बौनापन के नाम से जानते हैं। चलिए, दूसरा हार्मोन थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हमारा जो है वह O2 ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। O2 ग्रंथि किसको बोलते हैं? थायरॉयड ग्लैंड। थायरोक्सिन किसे? थायरॉयड ग्लैंड से, जिसको O2 ग्रंथि लिख रहा है। यह जो O2 ग्रंथि है, ये थायरोक्सिन बनाने के लिए एक एलिमेंट का इस्तेमाल करता है, जिसको बोलते हैं आयोडीन। ये आयोडीन इसके लिए आवश्यक है, इसको बनाने के लिए, है ना। और जो थायरोक्सिन है ना, उसका काम क्या है? तो थायरोक्सिन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की उपापचय में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर के सारे जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना, वो नियंत्रित होती है ना। इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि यह वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराता है। चलिए नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से हम ग्वाइटर से ग्रसित हो सकते हैं। ग्वाइटर मतलब कि ये जो सूजन है ना, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये ग्वाइटर का निशानी है। तो यह क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में थायरोक्सिन की कमी हो जाती है। ये थायरोक्सिन कमी क्यों होती है? हो सकता है कि इसमें आयोडीन की कमी हो। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो इससे थायरोक्सिन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो ये ग्वाइटर हो सकता है। ठीक है, जिससे फूली हुई गर्दन आपको दिखती है। ठीक है, तो ये हुआ थायरोक्सिन का काम। नेक्स्ट, इंसुलिन, है ना। ये इंसुलिन आप देखे होंगे किसी को, या सुने होंगे कि कुछ लोग जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, इंसुलिन, जैसे कि पहले हम चर्चा भी हुई थी इस वीडियो में, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि करता है। और कब करता है? जब शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। उसको संतुलित करने के लिए इंसुलिन जो है उस ग्लूकोज को, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, और उसको फिर स्टोर करता है कहाँ? पेशी में और यकृत में, जिससे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल संतुलित रहता है। लेकिन जब यह अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करने में असक्षम हो जाती है, या बहुत कम उसका स्राव होने लगता है, उस कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। और ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से, है ना, बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं कि बाहर से इंजेक्शन लेते हैं, है ना। तो बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ जाता है व्यक्तियों को, है ना, ताकि उनके जो ग्लूकोज का लेवल है वो कंट्रोल हो जाए। तो यही है इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी जब होती है, जब शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं, डायबिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वह हमारा किस ग्रंथि से होता है स्रावित? वो एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, उससे स्रावित होता है एड्रेनलिन। अब ये एड्रेनलिन जो है वह, इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन मतलब कि यह लड़ने और भाग जाने के लिए हमको तैयार करती है। तो है क्या है, करती कैसे है, इसको अगर समझने की कोशिश आप करें तो ज़्यादा समझ में आएगा कि आखिर काम कैसे करता है। देखिए, जब कभी कोई सिचुएशन किसी को फेस करना पड़ता है, जब किसी व्यक्ति को एक डेंजर वाला सिचुएशन, है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इस तरह का शिकारी, भेड़िया, है ना, अचानक संपर्क में आ गया, अचानक आ गया आपके सामने, तो उस केस में क्या होता है कि आप या तो उससे लड़ें, कॉम्बैट हो जाए, है ना, या लगा कि नहीं भाई ये तो बहुत बलशाली हो सकता है, हम पे भारी पड़ सकता है, तो हम भाग लें, हम वहाँ से भाग लें। तो यही हुआ फाइट और फ्लाइट। चलिए समझते हैं कि काम कैसे होता है, एड्रेनलिन हमारे शरीर में काम कैसे करता है। तो इसकी क्रियाविधि, इसका क्रियाविधि समझिए कि जो ही इस तरह का सिचुएशन किसी व्यक्ति के सामने आता है, तो उस समय एड्रेनलिन जो है ना, एड्रेनलिन यह ब्लड में स्रावित हुआ, ये ब्लड में आ गया। अब ब्लड में इसका मात्रा जब बढ़ने लगता है तो शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंच जाता है, जिसमें मान लीजिए कि पहला हार्ट के बारे में करते हैं। जैसे ही हार्ट में पहुंचा, ये हार्ट बीट बढ़ा दिया,
हार्ट का बीट को बढ़ गया। हार्ट के बीट बढ़ने से ब्लड का सप्लाई तेज हो जाता है, तो ब्लड जो है वो तेज़ी से मसल्स को रक्त पहुंचाने लगता है, ब्लड पहुंचाने लगता है, जिससे उसको ऑक्सीजन भी तेज़ी से प्राप्त होने लगता है, जिससे वह तेज़ी से काम करने लगता है। साथ ही साथ जो ये ब्लड है, ये ब्लड हमारा हार्ट को ही पंप हो या मसल्स को ही पंप हो, हार्ट एंड मसल्स को ही पंप हो, इसके लिए बाकी जगह का, जैसे कि त्वचा का या एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा आहार नली है, वहाँ ब्लड का कमी, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई को कम करता है। वहाँ ब्लड सप्लाई कैसे कम होता है? जैसे ही एड्रेनलिन वहाँ पहुँचता है, वहाँ के जो छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, नर्व्स होते हैं, वह सिकुड़ जाते हैं, जिससे वहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, और सारा का सारा जो ब्लड है वह हार्ट को और मसल्स को मिलने लगता है, जिससे वह तेज़ी से उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, तो यही क्रियाविधि आपको यहाँ टेक्स्ट के रूप में लिख के बताई गई है। इसको पढ़ेंगे तो फिर से आपको सही में समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। आप पढ़ लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो लास्ट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन है, यह क्या करता है? यह मेल और फीमेल में, नर और मादा में जो सेक्स ऑर्गन है उसके वृद्धि के लिए, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो द्वितीय लैंगिक जो लक्षण है उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आप देख लेंगे। और नेक्स्ट इसमें अंत में कुछ प्रश्न हैं, इस प्रश्न को जल्दी जल्दी देख लिया जाए। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, ताकि हम चाह रहे हैं कि वीडियो ख़त्म कर दें, इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। तो चलिए क्वेश्चन देख लिया जाए। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो भाई जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है, हम लोग देख चुके हैं। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? हम लोग देखें कि आयोडीन ज़रूरी है थायरोक्सिन के बनने के लिए, और थायरोक्सिन की कमी से ग्वाइटर नामक रोग हो सकता है, या और भी मेटाबॉलिक रेट जो होता है वह सुचारू रूप से न हो पाती है, इसलिए आयोडीन को लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? वो डिटेल में अभी समझाया आपको कि क्या क्या होता है। जैसे एड्रेनलिन का स्राव होता है, हमारी हृदय की जो पेशियाँ हैं तेज़ी से सिकुड़ने लगती है, तेज़ी से पंप करने लगती है ना, जिससे ब्लड का सप्लाई बहुत तेज़ हो जाता है। साथ ही साथ यह जो एड्रेनलिन है हमारे त्वचा और पाचन तंत्र की जो पतली को जो कैपिलरीज हैं ना, उसको में सिकुड़न पैदा कर देती है, जिससे वहाँ ब्लड का सप्लाई ना होकर के ब्लड का सप्लाई मैक्सिमम कहाँ हो जाता है? हार्ट में और मसल्स में, जिससे वह अधिक तेज़ी से कार्य कर सके। तो इसको हम समझा चुके हैं पहले से, अब देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? 2-3 बार हो गया, चलिए इसको देख लीजिएगा। और अब इस तरह से वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। इसको थॉरोली, दोनों वीडियो को थॉरोली आप देखेंगे। दूसरे वीडियो का भी लिंक मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, और संभवतः कल इस चैप्टर पर आधारित MCQ में डाल दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।